ओके, तो हम लोग जो फिजियोथेरेपी के अंदर हम लोग जो डील करते हैं कंडीशन में, आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोपेडिक्स की कंडीशंस रिपीट करते हैं जिसमें आपका नेक पेन और बैक पेन यानी कि कमर दर्द और गर्दन का दर्द आता है। अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस बोनी कंडीशंस होती हैं जिनमें बोन्स में इन्फ्लामेशन बन जाता है। फ्रैक्चर और स्प्रेन, कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें आपका हड्डी का टूटना होता है और कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें आपका मसल का टूटना हो सकता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कि आप पूरा का पूरा आपका घुटने का जॉइंट है या हिप का जोड़ है या फिर शोल्डर का जोड़ है, उसे रिप्लेस करवा लेते हैं आप किसी अलग चीज से। तो उस टाइम में आपको फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी होती है। या स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद की इंजरीज में आपको जरूरत पड़ती है। इनसे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि ये आपका पेन कम करने में हेल्प करते हैं। आपके जॉइंट के अंदर मूवमेंट और उसकी जो पावर है वो बनी रहती है। ये आपके फंक्शन को बना कर रखते हैं और आगे होने वाली इंजरी से बचाने में मदद करते हैं। और इनकी पूरी ऐसी कोशिश रहती है कि आपकी बॉडी को किसी भी सर्जरी के थ्रू ना जाना पड़े, पहले ही उसका इलाज हो जाए। ये कोशिशें सभी फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जैनी है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसे अपने घुटनों से लेकर तकलीफ है, जो कि ये खेती बाड़ी जैसा काम जो है ये काम करती रहती है। व्हाट कैन अ फिजियोथेरेपिस्ट डू फॉर हर? आप क्या कर सकते हैं इसको? आप कहेंगे शो जैन हाउ टू वर्क विद इन हर फिजिकल स्ट्रेंथ लिमिट्स, हाउ टू प्ले पेस हर सेल्फ एंड रोटेट टास्क। आप उसे ये चीजें तरीके बताएंगे कि कैसे वो अपनी फिजिकल हेल्थ को बना कर रखे, कैसे वो अपने काम के रिदम को बना के रखे और अपने काम को करती रहे। ये इन सब चीजों के अंदर आप उसकी हेल्प करेंगे। आप उसे डेमोस्ट्रेट करेंगे कि स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कैसे करनी है, जब गार्डनिंग शुरू करने यानी कि खेती बाड़ी का जो काम है वो शुरू करने से पहले और उसको खत्म करने के बाद में, ताकि उसको जितनी तकलीफ अभी है उससे ज्यादा बढ़कर कोई तकलीफ ना आने पाए। उसके बाद में आप उसे हेल्प करेंगे कि आप उसके पेन को अपनी अलग अलग तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी कुछ स्पेशल टेक्निक्स है जिसमें आपके पास में मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और एक्यूपंक्चर। ये डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम पेशेंट का पेन रिलीव करते हैं। ये चीजें आप जैन के लिए भी यूज कर सकते हैं ताकि उसका पेन रिड्यूस हो सके। अब ये दूसरा केस है, सॉरी, इसी केस के अंदर व्हाट कैन अ फिजियोथेरेपिस्ट डू फॉर हिम। ये जॉन है। जॉन को कमर का दर्द है, जहाँ पे उसको ये बर्फ हटाने का काम कर रहा है और उसके अंदर उसे हेल्प चाहिए। तो जॉन के लिए आप उसे क्या तरीका बताएंगे कि वो क्या कर सकता है? पहले आप उसको बॉडी की मैकेनिक्स देखेंगे कि उसको वो काम किस तरीके से करता है, क्या मेथड है उसके काम करने का। जिस भी मेथड से वो काम कर रहा है उस मेथड को आप पहले एग्जैक्टली देखेंगे। उसको देखने के बाद में आप उसकी मैकेनिक्स को समझेंगे कि बॉडी के अंदर फंक्शनिंग जो है वो किस तरीके से हो रही है। आपको उसकी फंक्शनिंग को समझने के बाद में ये तरीका पता लगाना है कि उसको पेन क्यों हो रहा है। उसके बाद में आप उसकी हेल्प करेंगे कि उसका जो पेन है वो रीअकर अगर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उस इंजरी को हटाने का कोशिश आप काम में लग जाएंगे। आप उसको पेन को दर्द करने के लिए अगेन ये सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिसमें मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रो के लिए यानी कि जो मशीन से काम करते हैं उनमें आप अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और एक्यूपंक्चर को यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चले कि मुझे अभी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है या मैं अभी दर्द में हूं तो मुझे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना चाहिए? इसमें आप देखेंगे कि क्या आपको अभी दर्द होना शुरू हुआ या आपका दर्द जो है वो हफ्ता 10 दिन पुराना है, या ऐसा दर्द है जो कभी कभी आता है कभी कभी चला जाता है, या फिर ऐसा दर्द है जो किसी चोट की वजह से आया या किसी बीमारी की वजह से आया। ये चीजें आप पता करेंगे अपने बारे में। आप फिर अपने ये देखेंगे कि आपके मूवमेंट में कोई कमी आ रही है, क्या ऐसा हो रहा है कि आपका हाथ पूरा नहीं खुल रहा या आपका हाथ पूरा ऊपर तक नहीं उठ रहा। इस तरीके के मूवमेंट आप अपने आप चेक करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। या फिर आप ये देखेंगे कि आप जिंदगी में जो भी काम करते हैं पहले जैसा काम कर पा रहे हैं या आपको उस काम करने में भी कोई परेशानी आ रही है। ये चीजें आपको अपने अंदर देखनी है। इसको अपने अंदर देखने से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको असेसमेंट अपना हो जाएगा कि मुझे कब डॉक्टर के पास में जाना है और कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास में पहुंचना है मुझे। फिर आप ये देखेंगे कि आप जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, या वो काम करते वक्त मुझे कभी कोई चोट तो नहीं लगी, या मुझे कोई बीमारी की वजह से कुछ काम करने में
मेरा मन नहीं लग रहा है काम करने में, यानी कि मुझे कुछ डिफिकल्टी आ रही है, या मैं उसके लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड रख रही हूँ कि ये काम मैं नहीं करना चाह रही हूँ। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर यस आता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना चाहिए। अब ये चीजें हैं कि आप कैसे फिजियोथेरेपिस्ट को ढूंढेंगे। आपको ये फिजियोथेरेपिस्ट कोई डॉक्टर भी रेफर कर सकता है, या फिर आप क्लिनिक्स ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अलग अलग जगह से आप पता कर सकते हैं कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास में कब जाना चाहिए, कैसे मिल सकते हैं आपको। अब आप अपनी विजिट, जब आप पहली बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाते हैं, तो आपकी कुछ उम्मीदें होती हैं कि आपको क्या मिलेगा बदले में। आप ये देखेंगे कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपकी हिस्ट्री लेगा डिटेल में, आपकी स्ट्रेंथ चेक करेगा, आपकी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन यानी कि जो मूवमेंट है वो चेक करेगा, आपके रिफ्लेक्सेस चेक करेगा, एक्सरे चेक करेगा, आपको प्रॉब्लम कहाँ है वो एरिया चेक करेगा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बनाएगा आपके लिए। और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि उसने जो आपके लिए किया उससे आपको कुछ फायदा आने लगेगा। उसके ट्रीटमेंट के अंदर आप एक्सरसाइजेस देख सकते हैं, बैलेंस ट्रेनिंग देख सकते हैं, कोई मैनुअल थेरेपी देख सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रिकल थेरेपी भी देख सकते हैं। अब उसके बाद में पे क्या करने वाले हैं वो आपको सुटेबल होता है, जैसा आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको असाइन करे। उससे रिजल्ट में क्या आएगा आपके पास में कि आप वापस अपने काम के द्वारा अपने काम में वापस जा सकते हैं, आप अपने डेली रूटीन वर्क फिर से वापस उसी तरीके से कर पा सकते हैं जैसे आप पहले करते थे। और आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है और जो एंड्योरेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। ये था आपका टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास में कब जाते हैं, कितना जाते हैं, क्यों जाते हैं, कहाँ से आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिलते हैं। अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाते हैं तो आपको उसके साथ में किस तरीके से अपनी हिस्ट्री बतानी है। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट खुद हैं तो आपको क्या क्या काम करने हैं। आपको पेशेंट के बारे में पहले पूरा डिटेल पता होना चाहिए। आप डिटेल में अब पूछोगे कि क्या क्या पता होना चाहिए डिटेल में। डिटेल में आपको सबसे पहले पेशेंट का नाम पता होना चाहिए, उसका एज पता होना चाहिए, उसका जेंडर पता होना चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए कि वो काम क्या करता है। ये सारी चीजें आपको जब पता होंगी तो आप इनसे कुछ चीजों के आइडियाज लगा सकते हैं। आइडियाज लाइक कि आप एक छोटा सा हिंट ले सकते हैं अपने पास में कि क्या हुआ हो सकता है। जैसे आप एज पूछेंगे, अगर पेशेंट बोलता है कि मैं 65+ ईयर हूँ, यानी कि वो 65 से बड़ा है, यानी कि वो एक ओल्ड एज में आता है। अब ओल्ड एज में आता है तो आपका क्राइटेरिया जो होगा वो एक सेट हो जाएगा कि इसको इसी डिजीजेस के अंदर में से कोई एक डिजीज होगी, क्योंकि ये इतनी एज का है। फिर अगर आप देखते हैं कि पेशेंट बोलता है कि मेरा जो काम है, मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ, मेरा 9 to 5 का सरकारी नौकरी है। अब सरकारी नौकरी है मतलब वो कंप्यूटर पे 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक बैठा रहता है। बैठा रहता है ये चीज आपको पता है कि कंप्यूटर पे काम करने वाला आदमी खड़ा होके या चल चल के तो काम करेगा नहीं, वो एक जगह पे स्टेबल काम करेगा। अब आपको उसके बारे में दो हिंट मिल चुकी है। एक कि वो 65+ ओल्ड एज पर्सन है, दूसरा ये कि वो कंप्यूटर पर बैठ बैठ कर काम करता है। अब जैसे आपको ये दो चीजें पता चलेंगी, आपका एक और हिंट आएगा। इस वक्त आपके सामने वो पेशेंट किस तरीके से बैठा है। आपने देखा कि वो अपने जो शोल्डर्स हैं वो आगे की तरफ झुकाकर ऐसे होके बैठा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है, वो उसका पोस्चर बन चुका है, क्योंकि वो हमेशा से इसी तरीके से बैठता है, क्योंकि वो कंप्यूटर पे काम करने वाला आदमी है और ओल्ड एज हो चुका है, तो उसकी हड्डियां अब उसको इस तरीके से श्रिंक होने के लिए रखती हैं। तो आपको ये चीजें जब पता चलेंगी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। तो आपको इतना पता चल गया इसके बेसिक डिटेल के बारे में कि जो पेशेंट होगा उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो उसके पोस्चर की वजह से हुई है, क्योंकि वो गलत तरीके से बैठ रहा था, इस वजह से उसको कोई प्रॉब्लम आई है। अब आप उसको पूछेंगे कि जी आपको दिक्कत क्या है, आपको परेशानी क्या है, तो वो ये बोलेगा कि मुझे क्या है, इधर गर्दन में पीछे की तरफ बहुत दर्द रहता है। कब दर्द रहता है? सुबह रहता है, शाम को रहता है, रात को रहता है, सुबह कोई काम करते हो तो रहता है, बिना काम करते हो तो रहता है, अपने आप हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आप उनसे पूछोगे। या फिर आप ये भी पूछोगे कि अगर आपको दर्द रहता है तो ठीक कैसे होता है, आप घर पे भी तो कुछ करते होंगे उस दर्द के लिए। तो पेशेंट यूजुअली बोलते हैं कि गर्म पानी की बोतल रख लिया था मैंने तो मुझे कुछ आराम मिला, या बोलते हैं पेन किलर वाली मेडिसिन जो थी वो मैंने खा ली, उससे मुझे आराम मिला। या फिर ये बोलते हैं कि
जब मैं कोई काम करने लग जाता हूँ ना तब दर्द ठीक हो जाता है, जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ तो तब दर्द होता है। या फिर मतलब इस तरीके की हिस्ट्री आपको पेशेंट अपने आप अपने मुंह से बताएगा, आपको सिर्फ उससे क्वेश्चंस पूछने हैं अपनी हेल्प के लिए। जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस पूछते जाएंगे आपको उसका डिटेल मिलता चला जाएगा कि आखिर पेशेंट को हुआ क्या है। फिर धीरे धीरे जब आपको ये पता चलेगा कि पेशेंट की पोजीशन की वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही, तो आपको अगर उसने ये एरिया टच किया तो आपको इतना कंफर्म हो जाएगा कि उसको जो है या तो अपर बैक में प्रॉब्लम है या सर्वाइकल में, यानी कि गर्दन से लेके अपर बैक तक का एरिया जो है वहां पर उसको प्रॉब्लम है। अब आपको क्या है, दिमाग जो है वो सिर्फ छोटी जगह पे लगाना है कि इतनी दूर तक के अंदर क्या क्या हो सकता है। अब आप उसके अंदर जाएंगे कि आप उसको अपने हाथों से देखने के लिए जाएंगे, आप उसे बोलेंगे कि आप अपना शर्ट थोड़ा सा पीछे हटाइए, मुझे देखना है। अब आप जब उस पे हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर स्वेलिंग है क्या, या वहां पर कोई आपको कलर चेंज दिखाई दे रहा है, या जैसे अगर उसे कोई चोट लगी है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो वहां से नीला हो सकता है या लाल रैशेज हो सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा कि आपको कुछ चुभता हुआ नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा कोई हड्डी बाहर की तरफ आ रही है, वो बहुत तीखे तरीके से आपको चुभेगा। जब आप अपने हाथ लेकर जाएंगे तो आप उसकी एग्जामिनेशन करेंगे कि उसे क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है, आप वो सारी चीजें नोट कर लेंगे। लास्टली आप क्या करेंगे, आपके पास में हमेशा हर चीज के लिए हमेशा आप जैसे जब आगे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में तो आपको हर एक जॉइंट के स्पेशल टेस्ट मिलते हैं। स्पेशल टेस्ट के अंदर आप सर्वाइकल लेवल पर स्पेशल टेस्ट करके देखेंगे कि उनमें से कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। जैसे हमेशा डॉक्टर करवाते हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करवा के आइए, एक्सरे जांच करवा के आइए, ये वाला लैब टेस्ट है ये करवा के आइए तो पता चलेगा क्या हुआ है। वैसे ही आपके पास में भी हर एक जॉइंट के स्पेशल टेस्ट बने हुए हैं, आप उस जॉइंट के ऊपर वो स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जिस जिस टेस्ट के अंदर आपका पॉजिटिव आता जाएगा आपको उसका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है। मान लिया कि मान लो आपको उसमें मसल टाइटनेस का सिम्टम नजर आया, आपको लगा कि जो सर्वाइकल है उसने एक्सरे दिखाया, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया, एक्सरे बिल्कुल सही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ की जो मसल्स हैं वो टाइटन अप हो गई है। आपने उसके टेस्ट करके देखा, आपको पता चला कि मसल टाइट है। मसल टाइट हो गई है तो अब आपको इसका डायग्नोस आपने बना लिया कि उसकी मसल टाइट है। अब आपको क्या काम करना है, उसको पेन रिलीफ करवाना है। आपके पास में कोई भी पेशेंट अगर आता है, आपका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को तकलीफ कहाँ है, क्यों तकलीफ है, किस वजह से तकलीफ है। जैसे ही आपको तकलीफ का पता चल जाता है आपका काम करना शुरू हो जाना चाहिए कि अब इसका दर्द कैसे कम करना है। सबसे पहले आप उसके पेशेंट की रेंज पूरी लाने से पहले या जॉइंट पर मूवमेंट पूरी लाने से पहले या उसकी बॉडी की स्वेलिंग घटाने से पहले, ये सभी काम करने से पहले आपको क्या काम करना है, उसका पेन रिलीफ करना है, उसको इंस्टेंट पेन रिलीफ दिलवाना है। क्योंकि पहले दिन वो आपके पास में आया, आपने अगर आज उसके पेन में अगर 100% उसे पेन हो रहा था, आपने उसके पेन को 80% कर दिया तो वो दोबारा आपके पास में आएगा कि ही इज डूइंग वेल, एक दिन में उसने मेरा पेन काफी कम कर दिया। अब उसके लिए आप मोडेलिटीज की हेल्प ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर आपके पास में अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर है, आपके पास में अल्ट्रासाउंड है, आपके पास में शॉर्ट वेव डायथर्मी है, लॉन्ग वेव डायथर्मी है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। कोल्ड थेरेपी के लिए आपके पास में मशीन है। आप जो भी मशीन आप अपने आप सुटेबल लगता है पेशेंट के लिए आप उसको अप्लाई करेंगे, उससे पेशेंट को रिलैक्सेशन होगा। आपके पास में मैनुअल थेरेपी यानी कि हाथ से करने वाली थेरेपी में आपके पास में मैनुअल थेरेपी है, मोबिलाइजेशन है, या मैनिपुलेशन है, या मसाज थेरेपी है। इन चार पांच में से जो भी आपको सुटेबल लगता है पेशेंट के अकॉर्डिंग आप वो अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, उसका इंस्टेंट पेन रिलीफ आएगा। जैसे ही उसका पेन रिलीफ आएगा उसको आराम मिलेगा, उसको आप सिंपल उतना आराम देके आप घर भेज सकते हो। नेक्स्ट डे फिर से आने के लिए कहें, नेक्स्ट डे आएगा, आप उसका रेंज चेक करेंगे कि उसके पेन में कितना कम हुआ और उसकी मूवमेंट में कितना इजाफा हुआ। जैसे जैसे वो उसका पेन कम होता चला जाएगा, 2 या 3 दिन में वो बोलेगा मुझे पेन काफी कम फील हो रहा है, अभी मुझे बहुत आराम है। अब जब वो बोलता है कि उसे आराम है, उस टाइम में आपको अपना एक्सरसाइज थेरेपी स्टार्ट करना है कि अभी पेशेंट को आराम मिला है तो अब आप उसकी स्ट्रेंथ के लिए काम कर सकते हैं। उसका जो प्रॉब्लम हुआ था, जिस मसल की वजह से हुआ था, उस मसल को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज करवा के आप उसको पावरफुल बना सकते हैं, ताकि अगर वो मसल पावरफुल रहेगी तो उसे फर्दर दिक्कत नहीं आएगी
और एक बार अगर वो ठीक हो जाएगी तो उसको लॉन्ग टर्म तक दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो उसे खुद को पता होगा कि मेरी ये मसल है, मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया था, इसलिए मेरी ये मसल फिर वीक हो गई है, अब ये वीक हो गई है तो मुझे फिर से उसको स्ट्रेंथन करना है। टाइम रहते ही वो अपना ये काम कर लेगा, उसको दोबारा फ्रिक्वेंटली आपके पास में आना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स जो है ये आपको फॉलो करने होते हैं। आपको पूरा डाटा चार्ट अपने पास में एक लिखने के लिए कागज पेन अपना एक चार्ट बनाया और रखना चाहिए। उस चार्ट के अंदर आप सारी चीजें, सारी हिस्ट्री, सारी बातें अपने पास में रखेंगे। उसके बाद में आप सारे के सारे टेस्ट देखेंगे कि कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है। ये सारा काम कर लेने के बाद में आप फाइनली डायग्नोस बनाएंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे। जितना आपका ट्रीटमेंट चलता है उतना आप चला सकते हैं। जनरली आपको हफ्ते में 5 बार पेशेंट को बुलाना चाहिए। 30 to 40 मिनट की फिजियोथेरेपी आपको उसको अप्लाई करना चाहिए, इससे उसके बेटर रिजल्ट आते हैं। और अगर आप अच्छे रिजल्ट और रिकवरी ज्यादा जल्दी चाहते हैं तो आप उनको घर के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे कि ये एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हैं। अब आप मॉर्निंग में वो आपके पास में आता है, शाम को वो अपने घर पे एक्सरसाइज करता है, और उसके बाद में जब वो आपके पास में आता है तो उसके रेंजेस काफी अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। इन सब तरीके से आप अपना पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। ये आपका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि आपको फॉलो करना होता है। इस तरीके से आप पेशेंट का इलाज करेंगे। इसमें किसी को कोई परेशानी है अभी तक में समझने में? नो मैम। ओके। तो अभी आपको सबको इतनी बात तो क्लियर हो गई है एकदम कि आप क्या बनने वाले हो, आपको क्या काम करना है। इसमें कोई परेशानी है? नो मैम। पता चल गया ना अच्छे से कि आपको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, क्या चीजें पता होनी चाहिए, और कौन से स्टेप बाय स्टेप से आप आगे बढ़ेंगे। अब इन सब चीजों को करने के लिए आपको एनाटॉमी की क्लास में सारी मसल्स के बारे में जानकारी मिलेगी, सारी बोन्स के बारे में जानकारी मिलेगी। उनको पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? आपको पूरी बोन का पता चलेगा कि बोन हमारी बॉडी में कहाँ लगा हुआ है, उस बोन का फंक्शन क्या था, उस बोन के अंदर मैक्सिमम कितना रेंज आ सकता था, कितने पे वो कम हो गया है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। अब बोन अकेले तो काम करती नहीं, हड्डी अकेले कभी काम नहीं करती, हड्डी के साथ में मसल्स जुड़ी होती हैं। उसके साथ में कौन कौन सी मसल जुड़ी हुई है। से फोर की अगर आप शोल्डर की बात करते हैं तो शोल्डर में आपके, अगर आप शोल्डर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, यहाँ पर हड्डी है, ह्यूमरस नाम की हड्डी है। ह्यूमरस नाम की हड्डी है तो आप अपने यहाँ पे हाथ लगाओगे, क्या सीधा आपका हड्डी पे हाथ लगता है? सभी लोग अपना कर करके देखो, क्या आप सीधा हड्डी के ऊपर पहुंचते हो? नो मैम। नहीं, आपका हाथ लगता है मसल्स पे। मसल आपकी हमेशा आप फील कर सकते हैं कि आपने जहां पे भी हाथ लगाया पहले मसल है, लेकिन जब आप दबा कर हाथ लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि अंदर कोई ना कोई हड्डी तो जरूर है, और ऊपर क्या है? मसल है। अब वो मसल है मतलब वो हड्डी के साथ में जुड़ी हुई है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करी, अकेली हड्डी हड्डी चली गई, मसल्स नीचे बची रह गई? ऐसा किसी के साथ हुआ है? नो मैम। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी आप कभी हाथ ऊपर उठाएंगे, ह्यूमरस बोन जो है उसे ऊपर उठाएंगे तो आपकी मसल्स आपके साथ जाएंगी, उस हड्डी की जो मसल्स है वो उसके साथ में चलेंगी। अब अगर मान लो हड्डी में कोई दिक्कत आ गई तो क्या मसल अकेले ऊपर चली जाएंगी, हड्डी नीचे रह जाएगी? नो मैम। नो। नो, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जब भी कभी चोट लगेगी, जब भी कोई परेशानी आएगी, हड्डी और मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं, एक साथ बीमार पड़ती हैं, एक साथ प्रॉब्लम आती है। हाँ, ये हो सकता है कि हड्डियों को ज्यादा चोट लगी है, मांसपेशियों को कम लगी है, मांसपेशियों को ज्यादा चोट लगी है, हड्डी बच गई, हड्डी को कुछ नहीं हुआ। ये चांसेस होते हैं आपकी इंजरीज के ऊपर कि कैसे किस तरीके की आपको परेशानी आई। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ना जरूरी रहता है कि इस हड्डी के पास में कौन सी मांसपेशियां रहती हैं और उनका काम क्या है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि इस मांसपेशी का काम हाथ को ऊपर उठाने में है, और आपका पेशेंट बोल रहा है कि हाथ ऊपर उठाने में मुझे तकलीफ है, मेरा हाथ ऊपर जा ही नहीं रहा, मेरा हाथ तो मतलब ऊपर उठता ही नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सी मांसपेशियां इसमें काम कर रही है जो हाथ को ऊपर उठाने का काम करती है। अगर आपको उस मांसपेशी के बारे में पता लग जाएगा कि ये वाली मांसपेशियां जो है ये काम करती हैं हाथ को ऊपर उठाने का, तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे इसके इलाज में क्या करना है। तो इसलिए जब आप एक्सरसाइज थेरेपी आप मेरे साथ में पढ़ेंगे तो आपको मसल्स के बारे में जानकारी रखनी है, आपको हड्डियों के बारे में जानकारी रखनी है,
आपको उसके फंक्शन के बारे में जानकारी रखनी कि किसका क्या क्या काम है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हड्डी और कौन सी मांसपेशी को चेक करने के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं, कैसा टेस्ट हम करेंगे कि हमें ये पता चल जाए कि इस वाली मांसपेशी में दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पर आप बाहर से देखोगे आपको तो लगेगा बहुत सारी मांसपेशियां, एक को हम कैसे छांटेंगे। तो एक को छांटने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको आपकी क्लासेस के अंदर फर्दर बताऊंगी कि कैसे आप एक हड्डी को या एक मांसपेशी को छांट सकते हैं कि इस ग्रुप में से इसको अलग निकाल लिया और आपको पता चल जाए कि यही वो एक है जिसकी वजह से इस पेशेंट को सारी प्रॉब्लम बन रही है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाली मसल है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है, सारा काम खत्म, सारी कहानी सॉल्व, सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आपको ये पता लग चुका है कि ये मसल है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो इसको मुझे ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट हर किसी को आता है, हर कोई जो डॉक्टर है हर किसी को ट्रीटमेंट आता है। नहीं आता है तो क्या नहीं आता है, बीमारी कौन सी है। बीमारी का अगर पता चल जाए, एग्जैक्ट अगर बीमारी का पता चल जाए तो उसका इलाज हर कोई कर सकता है। और तो और आपका गूगल भी आपका इलाज कर देगा अगर आपके गूगल को ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली बीमारी क्या है। क्योंकि गूगल को तो आप हेडेक के लिए टाइप करोगे कि वाई हेडेक अकर, तो बोल देते हैं कि जी कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है। तो इतना वर्स्ट लेवल पे तो आप जा नहीं सकते क्योंकि गूगल इतनी चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स बैठते हैं, वो लोग डील करते हैं। क्योंकि वो आपके सिम्टम्स को बहुत गौर से देखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो अपीयर हो रहा होता है उसे बहुत गौर से देखते हैं, आप किस तरीके से चल के आते हैं, आके बैठते हैं, उन सब चीजों को गौर से देखते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद में वो कंक्लूजन निकालते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाने हैं, ये टेस्ट से आपका पता चलेगा कि आपका जो बीमारी है वो क्या था, और उसके बाद में वो उसका इलाज करेंगे। क्योंकि इलाज हर बीमारी का नेट पर अवेलेबल है, लेकिन बीमारी नहीं पता चल रही होती है कि बीमारी है कौन सी। तो आपको भी यही करना है कि आपको सिर्फ इस काम के ऊपर फोकस रखना है कि बीमारी कौन सी है, कौन सी मसल की वजह से परेशानी आई, कौन सी बोन की वजह से परेशानी आई। जैसे आपको ये पता चल गया कि इस बोन की वजह से या इस मसल की वजह से प्रॉब्लम आई है, आपका काम खत्म है। आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसके ट्रीटमेंट में क्या करना है, और ट्रीटमेंट का पता चलते ही आपका पेशेंट रिलीफ में आ जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरीके से आपको अपने फील्ड के अंदर काम करना है और इन सब चीजों को प्रेफरेंस देनी है। क्योंकि हम लोग हमेशा हर सब्जेक्ट में कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर रखते हैं ना कि किस चीज को हमें ज्यादा गौर से पढ़ना है, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो हड्डियों और मांसपेशियों की जानकारी के बिना हमारी फील्ड में हमारा गुजारा नहीं है। अगर हमें हड्डियों के बारे में और मांसपेशियों के बारे में डिटेल में नहीं पता होगा, हमारा आगे काम चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप शुरू से ही अपनी हड्डियों और मांसपेशियों के ऊपर ध्यान देंगे कि कहाँ पे कौन सी मांसपेशी है और किसका क्या फंक्शन है। उसके बाद में आपको मेरी फील्ड जो है वो बहुत हेल्प करेगी ये चीजों को पहचानने में। फिर आप घर परिवार में देखते ही देखते लोगों के पता चल लगाने लग जाएंगे कि इसका ये पोस्चर गलत है, ये इस तरीके से गलत बैठा है, ये चल के आया तो इसके अंदर ये पैर में इसको ऐसे रख रहा है इसलिए इसकी ये तकलीफ हो रही है, या फिर ये ऐसे कुर्सी पे बैठा रहता है ऐसे आगे करके बैठा है तो इसकी गर्दन में तकलीफ आने ही वाली, अभी नहीं आई है तो 2 साल बाद में आ जाएगी क्योंकि ये गलत मेथड से बैठा है। ये चीजें आप प्रिडिक्शन में मतलब भविष्यवाणी टाइप करने में आ जाएगा, क्योंकि आपको गलत और सही का पता चल जाएगा कि ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है। अगर ये आदमी गलत फॉलो कर रहा है तो मुझे यहाँ पे इसको करेक्ट कर देना चाहिए ताकि फर्दर इसको दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आज मैं गलत पोस्चर में मान लो ऐसे करके बैठी हूँ, एक ही दिन में तो मुझे परेशानी नहीं आ जाएगी, ना ही एक महीने में आएगी। अगर मैं सालों साल इस तरीके से करके बैठी हूँ मतलब 1 डेढ़ साल तक, तब मेरी हड्डी उस पोस्चर के अंदर जाना शुरू हो जाएगी और मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को ये बारे में पता रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज को ब्लॉक करना है कौन से टाइम पे, और कौन सी चीज को करेक्ट करके शुरू करना है आपको अपना काम। इस तरीके से आप अपनी फील्ड के बारे में आगे जान सकते हैं और आगे बात बढ़ सकती है आपकी।